हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सिमरन और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में यूनिट 1 ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन कवर किया था और आज हम यूनिट 2 कवर करेंगे जिसमें आता है यूरोसेंट्रिक अप्रोच या यूरोसेंट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये इसका मेन थीम है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको मेजरली हाईलाइट किए हुए दिख जाएंगे इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले यूरोसेंट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। यूरो से आपको पता लग रहा है यूरोपियन यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैसा प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन का जहाँ पे सुप्रीम पावर कौन है? यूरोप है। यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट। यूरोपियन बहुत सारी पावर्स, स्पेन, पोर्टुगल, इंग्लैंड, तो जर्मन, तो ये नीदरलैंड्स हो गया। तो ये जो कंट्रीज है ना, इन्होंने पहले क्या किया था, हमारी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज को इन्होंने अपना कॉलोनी बनाया था। जब इन्होंने ये अपना कॉलोनी बनाया, अभी मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ कि आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये 15th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, जब ये इंटरकनेक्टेडनेस स्टार्ट हुई थी, जब इन्होंने कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। तो ग्लोबलाइजेशन क्या? इंटरकनेक्टेडनेस। तो इंटरकनेक्टेडनेस हो रही है, उन्होंने ग्लोबल कॉलोनियलिज्म किया। अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी होने लग गया था, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। और इसको यूरोसेंट्रिक प्रोजेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्टार्टेड बाय यूरोप। इसमें यूरोप एज अ मेन एक्टर काम कर रहा था। ठीक है, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के मेन टर्म्स हो गए इसमें। और अब मैंने इसका आपको ये भी बता दिया हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट किससे ये रिलेट कर सकता है। अब जब कॉलोनियलिज्म था, तब अब सपोज करो आप, हमारी कंट्री में दूसरे कंट्री के लोग आ रहे हैं, तो उनका कल्चर ट्रेडिशन वो हमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली किसी भी वे में, इन इधर वेज वो हमें इम्पेक्ट करेगा। बहुत रेयर चांसेस है कि सब न्यूट्रल रहेगा, बट होता नहीं है। एक तो इम्पैक्ट करेगा, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट था यूरोसेंट्रिज्म का। उसके बाद रोल ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, वही एज ऑफ एक्सप्लोरेशन 15 टू 17 सेंचुरी, जब वर्ल्ड एक असली मायनों में ग्लोबल वर्ल्ड बनना शुरू हो गया था। जब कॉलोनियल पावर्स, जब जो कंट्रीज थी, पावरफुल कंट्रीज थी, उन्होंने कॉलोनियलिज्म करना स्टार्ट कर दिया था, स्लेवरी करनी स्टार्ट कर दी थी। वो क्या करते थे, जो कॉलोनियल स्टेट्स होती थी वहां से एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल करते थे, और वहां के जो लोग थे उनसे बहुत कम पैसे में लेबर करवाते थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। अब वो क्या करते थे, उस जगह से जिस कंट्री को उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया, वहां से एक्सट्रैक्शन रॉ मटेरियल का करके अपनी कंट्री में लेके जाते थे। वही जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन था, यही जो टाइम था, ये किसका टाइम था? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था। अब ये देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी तो इसी टाइम पे आया था। अब एज ऑफ एक्सप्लोरेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर पैरेलल टू ईच अदर, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इतना ज्यादा डेवलप्ड हो गया, क्योंकि उन्होंने रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट कर लिया, वो सारे मिनरल वहां से माइन कर लेते थे। स्लेवरी, स्लेवरी इन द सेंस उन्होंने लेबर को बहुत कम अमाउंट पैसे देके बहुत सारा काम करवाते थे। तो ये कह सकते हैं, इससे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसका कॉन्सेप्ट इंड्यूस हुआ था। जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, अब इससे क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म अराइज हुआ था, है ना। मॉडर्न इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आना शुरू हो गया था, कैपिटलिस्ट मार्केट बननी शुरू हो गई थी, कॉर्पोरेशंस बननी शुरू हो गई थी। अब कल्चरल इन्फ्लुएंस हमने पहले ही बात कर ली कि कल्चरल इन्फ्लुएंस तो होता ही है। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया था, वेस्टर्न एजुकेशन स्कूल्स बनाए थे, तो कल्चरल इन्फ्लुएंस भी हो रहा था। और आज के प्रेजेंट टाइम में भी है। आजकल हम कौन से आइडियाज फॉलो कर रहे हैं? डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इंडिविजुअल राइट्स, तो ये वेस्टर्न वर्ड से ही आए हुए हैं ना। ये आइडियाज वेस्टर्न वर्ड्स का है, मतलब ये यूरोसेंट्रिज्म ही है ना। हम उनकी फिलोसफी को तो भी फॉलो कर रहे हैं ना। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूएन, द वर्ल्ड बैंक, ये सारे जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, इसका मेन पावर्ड कंट्री कौन है इसमें से? एक तो हो गया यूएसए और दूसरा हो गया यूरोपियन कंट्रीज। बस। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा ग्लोबलाइजेशन का नॉन यूरोपियन कंट्रीज पे? अब देखो, इम्पैक्ट इसका बहुत हद तक हम नेगेटिव ही गिनेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज थी, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, मिनरल एक्सट्रैक्ट किए ग्लोबल साउथ कंट्रीज से और खुद डेवलप हो गई। अब
जो वो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे थे, वो फाइनल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्ट में ग्लोबल साउथ कंट्रीज को बेच रहे थे। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो गई, इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो गई। दूसरा हुआ कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन शुरू होने लग गया। जो पावरफुल है, जो हेजेमोनिकल पावर है, हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और हम भी वही चीजें करने लग जाते हैं। वेस्टर्न कल्चर इन क्लॉथिंग, हॉलीवुड, अपग्रेडेशन, तो ये सारे इम्पैक्ट हुए। कल्चरल एसिमिलेशन, जो होमोजेनाइजेशन है। कॉन्टेम्परेरी पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबलाइजेशन जो आज का है, तो ये वेस्टर्न ड्रिवन कॉन्सेप्ट ही है आज भी। हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ देखते हैं तो वही बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म है। ये वेस्टर्न पावर की हेजीमनी चल रही है अभी तक वर्ल्ड में। अब इसके काउंटर नैरेटिव्स क्या आते हैं, रोल ऑफ एंड रोल ऑफ अदर रीजन, तो वो बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट अब यूरोसेंट्रिक नहीं रहा है। तो ये बहुत हद तक नॉन यूरोपियन कंट्रीज में भी जा रहा है, जैसे कि आज इंडिया, चाइना जो है, ये बहुत बड़ी मेजर इकोनॉमिक पावर्स बन रही हैं अब तो। जैसे इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है ना। सो ऐसे इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये इसका कंक्लूजन आ जाएगा कि in sum, globalization as a Eurocentric project emphasize how the process that we associate with globalization today were initiated and shaped by European expansion, colonialism, and imperialism. The impact of this historical legacy are still evident in the global system of trade, culture, and governance that continue to prioritize European and later Western models. While globalization has undoubtedly evolved and spread beyond European, many argue that its foundational structures remain deeply Eurocentric, which often perpetuates inequality and marginalization for non। बस कुछ नहीं है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए, Eurocentric globalization is geographically centered on the West and preoccupied with the recent history. Explain। थोड़ा सा आप एक बार इस डेफिनेशन को रीड करिए एक सेकंड के लिए। अब यूरोसेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन में जो ये लिखा है, होपफुली वो आप सभी को समझ आया होगा अगर आपने रीड किया है तो। अगर आपने टपा दिया उस पोर्शन को, वो बात अलग है, लेकिन एक मिनट अगर आप पढ़ के देखो तो ये वही सब लिखा हुआ है जो हमने अभी रीड किया है। सो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। उसमें बोल क्या रहा है, जो यूनिट सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन है वो ज्योग्राफिकली वेस्ट पे सेंटर्ड है, और ये रिसेंट हिस्ट्री में भी हमें देखने को मिला है। एक्सप्लेन करो इस स्टेटमेंट को। अब ये स्टेटमेंट आ गई है, अगर आप सोचो तो सारा कॉन्सेप्ट तो पहले वाला ही है ना, उसमें कुछ नया तो आया नहीं है। सो वही बात की है कि जो वेस्टर्न डोमिनेंस है उसको हेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि वहीं से सारा ग्लोबलाइजेशन का प्रचंड जो है ये शुरू हुआ है। उसके बाद चाहे वो फील्ड हो इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिक्स की, कल्चर की, या टेक्नोलॉजी की, सब वेस्टर्न कंट्रीज से ही अराइज हुआ है, और पर्टिकुलरली क्या, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। हम फॉलो आइडिया करते हैं। For instance, the global economic system, for instance, is deeply rooted in Western ideas from the creation of gold standard to modern capitalism and free market। एलपीजी आया था, वो कैपिटलिस्ट अप्रोच से ही इंस्पायर्ड था ना 1991 में, तो वही बातें सारी यहीं पे की गई हैं, ठीक है। हॉलीवुड, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली इज इन यूएसए। तो ऐसा ऐसा अगर हम बोले तो कोको कोला, मैकडोनल्ड्स, तो ये सारे यूरोसेंट्रिक, और ये कल्चरल इन्फ्लुएंस में आ गया। तो ऐसे ऐसे हम दे सकते हैं। प्री ऑक्यूपेशन विद रिसेंट हिस्ट्री, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया, ये वही है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एंस्लेवमेंट, फोर्स लेबर, ये सब बता दिया ना आपको। रीड करोगे तो समझ आ जाएगी। हाँ, यूरोसेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन शेप द मॉडर्न वर्ल्ड, उसने आज के वर्ल्ड को कैसे शेप किया। हमारे जो ये यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब वेस्टर्न डोमिनेटेड है ना। अगर आपको पता हो कि वीटो पावर होती है, वीटो पावर 5 नेशंस में, तो आप अब पढ़ के देखना उसको। वैसे तो हमारा फिफ्थ यूनिट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो 5 परमानेंट मेंबर्स है जीवन में जिनके पास वीटो पावर है, तुम उनके नाम पढ़ना, 5 में से कितने जो है वो एशियन या अफ्रीकन कंट्रीज है, और उनमें से यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज कितने हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि दिस द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज इवन डिराइव्ड बाय वेस्टर्न
पावर इज 100% करेक्ट। ओके, तो ये सब वही है, कल्चरल इंपीरियलिज्म, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, बीबीसी, ये सब वेस्टर्न बेस्ड है ना। एप्पल, नाइकी, स्टारबक्स, हम जिनके फैन फॉलोइंग है, तो ये कल्चरल इंपीरियलिज्म है। कल्चरल इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? कल्चरल इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर चीज को बढ़ावा देना और दूसरी चीज को बोलना कि नहीं वो अच्छी नहीं है, ये अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल हम एप्पल के फोन को कर रहे हैं कि नहीं ये फोन चाहिए, जो बंदा अमीर है उसके पास एप्पल का फोन होगा, हर बंदे के पास आज एप्पल का फोन है। ये कल्चरल इंपीरियलिज्म है, क्योंकि सभी नहीं कहते एप्पल का फोन अच्छा है, बाकी फोन अच्छे नहीं है, वीवो का फोन अच्छा नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ये कल्चरल इंपीरियलिज्म है। समझ आई बात? ऐसा कुछ नहीं है एप्पल का फोन उसी के पास ही हुआ। बट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल इंपीरियलिज्म कि हम एक को दूसरे के ऊपर बढ़ावा दे रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस के क्या? कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो गया, लोकल कल्चर इरोड होते जा रहे हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ रही है, पावर इम्बैलेंस हो रहा है इससे। और प्रेजेंट डे क्या चैलेंजेस माने जा रहे हैं कि ऑटोनॉमी सॉवरेनिटी जो है स्टेट की, वो डिक्रीज होती जा रही है। अब हम अपने आप को एज अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल वर्ल्ड देखते हैं, नॉट एज अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। वर्ल्ड इज बिकमिंग एज ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दिस इज कंक्लूजन, रीवैल्यूएटिंग ग्लोबलाइजेशन, ये आप सब पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद होपफुली इतना समझ आ रहा होगा। इससे इजीली एक्सप्लेनेशन करना इज टफ टास्क, बिकॉज इससे किसी क्या ही अब करेंगे इस सब। और जो हमने यूनिट वन किया है ना, यूनिट वन और यूनिट टू बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। तो अगर यूनिट वन नहीं किया तो यूनिट टू ऑटोमेटिकली समझ नहीं आएगा, क्योंकि अब जो ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ है, ये हम वहां पढ़ चुके हैं ना, तो यहाँ पे अगेन रिपीट नहीं होगा। उसके बाद असेसमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट इज अंडरगोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है द कंसेप्ट ऑफ स्टेट का, वो ग्लोबलाइजेशन में हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, अब हम वो पढ़ते हैं। अब की एरियाज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो लॉस ऑफ इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, लॉस ऑफ इकोनॉमिक सॉवरेनिटी क्यों हो रहा है? अब ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू क्रिएशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम वेयर कैपिटल, गुड्स, सर्विस एंड लेबर आर इंक्रीजिंगली free to move across borders. This has diminished the economic sovereignty of states as national economies are increasingly influenced by global market trends, multinational cooperation, and international economic institutions such as World Trade Organization and International Monetary Fund. अब आप देखिए, जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी कंट्री की जीडीपी होती है या नेशनल इनकम होती है, वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है? कि कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अब ये ज्यादातर बाहर वाली कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, नॉट ऑन इट्स ओन कंट्री। मतलब है, अभी भी ऑटोनॉमी है, लेकिन 100% नहीं है ना। वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर अवर डेवलपमेंट, फॉर अवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो द इकोनॉमिक सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट डिक्रीज्ड। तो इसकी वो बात करें तो फाइनेंशियल फ्लोज की बात करें कि अगर एक कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज पे ऑटोमेटिकली होगा। फॉर एग्जांपल, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, जिसने यूएस को हिट किया था, बट इट ऑटोमेटिकली इम्पैक्टेड होल ऑफ द ग्लोब। उसके बाद आते हैं कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस। ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन टीएनसीज have gained significant power, often surpassing the economic power of state themselves. अब जो टीएनसीज हैं, sometimes they have much more economic power than that of a state, and they are spread over multiple companies, and their economic interest may not always align with national priorities. This gives them considerable influence over government policies, regulation, and decision making process. उसके बाद पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब supranational institutions, दिस मीन्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो बहुत सारी कंट्रीज को इनकम पास करते हैं उनके बीच में, जैसे कि एग्जांपल्स आपके सामने दी हुई हैं बोल्ड लेटर्स में। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी अथॉरिटी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, और डिसीजन मेकिंग पावर भी। सो इससे एक स्टेट की जो सॉवरेनिटी है वो कह सकते हैं हम डिक्रीज होती है। एशियान, नाफ्टा, ये जो रीजनल अलायंसेस हैं, अब ये ऑर्गेनाइजेशन, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि क्रॉस बॉर्डर्स, या फिर वो, हाँ, क्रॉस बॉर्डर्स हमारे जो है सॉफ्ट एग्रीमेंट, सॉफ्ट पॉलिसीज, रेगुलेशंस हो सके।
तो आज इनकी नेसेसिटी है भी, लेकिन हाँ वो हमें नेगेटिव इम्पेक्ट भी कर रही है। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, होमोजेनाइजेशन, ये सब हमने पढ़ लिया। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, माइग्रेशन हो रही है। हमने इंटरनेशनल डायस्पोरा पढ़ा था, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ग्लोबल सोशल मूवमेंट भी हो रही है, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। तो ऐसे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में यही आएगा कि सामाजिक तौर तरीकों में क्या क्या हो रहा है, वही डायस्पोरस वगैरह, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स। इन्वायरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में फिर से वही एग्रीमेंट्स वगैरह आ जाएंगे। सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नाटो बना, वो सब बना था, अब वो अब रिजोल्व हो गया था। तो वो स्टेट एडॉप्शंस, अब न्यू फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस, अब स्टेट को भी थोड़ा जो है इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबलाइजेशन कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि उसकी सॉवरेनिटी मेंटेन रह सके। तो ये उसका कंसेप्ट है। दिस कंक्लूजन, द स्टेट इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर पीपल एट मार्जिन्स, तो उन्होंने उसको कैसे इम्पेक्ट किया। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड मार्जिन्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चीप लेबर, इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट, कल्चरल होमोजाइजेशन, कल्चरल इंपीरियलिज्म, सब वही कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं है इसमें। सब वही चीजें हैं, बस उसको घुमा फिरा के लिख देना है। आप लिख सकते हो कि अगर इन्वायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है तो उसने लोकल प्लेसेस को कैसे इम्पेक्ट किया है। जो चिलिका लेक है, अगर हम चिलिका लेक की बात करते हैं, चिलिका लेक में पहले जो फिशरमैन होते थे उनका अच्छा ही चल रहा था अपना सिस्टम, लेकिन जैसे ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस आया, बाहर वाली कंट्रीज है उन्होंने वहां पे अप्रोच किया, और वहां का लैंड जो है बहुत ज्यादा डिग्रेडेटेड हो चुका है, और वो अब रामसर साइट भी है, और अब उसको प्रिजर्व किया जा रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन का ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और वहां के लोकल पीपल की लाइफ उससे नेगेटिवली इम्पेक्ट हुई है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, ये रीडिंग्स हमें पढ़नी पड़ेंगी। ये तो एक बेसिक आइडिया है कि जो हम लिख सकते हैं। सो होपफुली आपको ये यूनिट 2 क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू सो मच, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट unit. Bye, take care.